हेलो एवरीवन, रीजनिंग में अब हम करने वाले हैं सेट नंबर 5। इससे पहले के सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सेट नंबर 5 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सीरीज से। यहाँ पर एक सीरीज आपको दे रखी है, देखिए इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। पहले आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या पैटर्न लगा है। सबसे पहले ये जो सीरीज दी है ना, इसको डिफरेंस में नीचे खोल दो। तो यहाँ पर देखो 3 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद में 4 का डिफरेंस है, इसके बाद में यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 11 का डिफरेंस है और अगला आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर ना कुछ इस तरह का पैटर्न लग रहा है कि 4 में पिछले नंबर को प्लस कर रहे हैं। 4 में हमने 3 को प्लस किया तो आएगा 7, वो आगे लिखा हुआ है। ऐसे ही फिर 7 में पीछे 4 को प्लस किया तो 7 में 4 को प्लस किया तो अब 11 आ गया। ऐसे ही 11 में पीछे वाले नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। और अब इसके बाद यहाँ पर 18 आएगा और 18 प्लस करना पड़ेगा हमें 35 में। तो 35 में आप 18 प्लस करके अगला नंबर लिख दो तो अगला नंबर कितना आ जाएगा 53, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें कहा है कि 40 विद्यार्थियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना, इसे आप करो वेन डायग्राम से। 2 सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, एक सर्कल हमारे को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा सर्कल फुटबॉल के लिए। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना, इस वाले पॉइंट से। यहाँ पर जहाँ डेटा दिया हो दोनों के बारे में, तो इसमें कहा है कि 3 जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 3 को हम बनाएंगे बीच में। अब उसके बाद में 17 जो है वो क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो क्योंकि हमें ये जो सर्कल दे रखा है क्रिकेट का, इसके अंदर टोटल 17 बनाने हैं, तो 3 यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर 14 बनेंगे, तो पूरे 17 कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 19, तो इस वाले सर्कल में टोटल 19 आने चाहिए। तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ कितने बचेंगे 16। तो यहाँ से ना हम टोटल खेलने वालों की संख्या निकाल सकते हैं। तो खेलने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास 14 + 3 और प्लस वो 16, तो टोटल मिलाकर हो गई 33। अब ये जो है ना ये खेलने वाले हैं, हमसे पूछा किसके बारे में है, ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो ना खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से आ जाएंगे ना खेलने वाले, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 40 थे, तो 40 में से हम ये 33 माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने बचेंगे 7 स्टूडेंट। मतलब 7 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में आपको बताना है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं और न्यूनतम पूछी हैं। तो देखो एक चीज़ इसका ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूनतम भी पूछा जाता है और कई बार अधिकतम भी पूछा जाता है। तो फिलहाल अगर हमें न्यूनतम गिनना है तो हम कैसे गिनेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, तीनों तरीके की लाइनों को हम यहाँ पर गिनेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती हैं जो सीधे खिंची हुई हैं, जैसे देखो एक लाइन ये हो गई, 1 2 3 और ये 4, तो 4 हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन होती हैं वो जो 90 डिग्री पर खड़ी हैं, तो इसमें हमारे पास एक भी नहीं है, तो 0 हो गया। और डायगोनल लाइंस कौन सी होती हैं, जो तिरछी लाइनें हैं। देखो एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, 3 तो इधर से हो गई, और फिर 4 5 6 और एक 7 लाइनें ये हो गई, और टोटल आप इनको प्लस कर दो तो 7 और 4 11, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाता कि अधिकतम कितनी होंगी, तो अधिकतम में ना जैसे हम इसको पूरा एक लाइन में काउंट कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन माननी पड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरी लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन, और फिर यहाँ से यहाँ तक चौथी लाइन। मतलब ऐसे कह लो कि फिर हम इस लाइन को ना टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे कि एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक एक जो लाइन दे रखी है ये पूरी एक लाइन में काउंट होगी जब हमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम। फिलहाल हमसे मिनिमम पूछा गया था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ कागज कलम है और सभी पेंसिल कलम है, और फिर आपसे निष्कर्ष पूछा गया है कि कुछ कलम पेंसिल हैं। तो आप एक बात सोचो कि हमें कलम से पेंसिल की तरफ पढ़ना है, तो क्या पहले आप ये चेक करो कि क्या ये कलम और पेंसिल किसी एक ही स्टेटमेंट में दिए हैं, तो आप कहोगे दूसरे वाले में दिए हैं, कलम ये रहा पेंसिल ये रहा। तो कलम से पेंसिल की तरफ क्या मैं इसे कुछ के साथ पढ़ सकता हूँ, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सभी वाले स्टेटमेंट हैं उन्हें अगर हम पीछे से पढ़ें तो वो कुछ के साथ पढ़े जा सकते हैं। इसका मतलब पहला तो सही है। अब दूसरे को देखो, इसमें कलम और कागज़ की बात हुई है
और कलम और कागज़ जो है पहले वाले स्टेटमेंट में है। तो क्या मैं इसे कलम से कागज़ की तरफ कुछ के साथ पढ़ सकता हूँ? तो बिल्कुल, जो कुछ वाले स्टेटमेंट हैं उन्हें भी हम पीछे से कुछ के साथ में पढ़ सकते हैं, तो ये भी सही होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें ना आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि अगर इसके साइन अकॉर्डिंग टू जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए तो फिर हमें सॉल्व करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक 18 दिया है, 10 दिया है, 20 है और फिर इसके बाद 8 है और 6 है और यहाँ पर लगा हुआ है ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप इसके साइन चेंज करो। तो देखो इसमें कहा है कि प्लस की जगह आप क्या लगा लो, इंटू। तो प्लस यहाँ पर था तो यहाँ मैंने इंटू लगा दिया। फिर कहा है माइनस की जगह डिवाइड लगा दो, तो -8 के पहले था, यहाँ पर हमने डिवाइड लगा दिया। फिर कहा है कि इंटू का प्लस कर दो, तो इंटू की जगह पर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया और लास्ट में कहा है कि डिवाइड की जगह माइनस लगा दो, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब आपको पता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट सॉल्व करो, 18 की गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और उसमें 20 जोड़ दो, यानी कि ये बन गया 200 और 200 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से और -6। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, अब इसको डिवाइड कर दो तो 8 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स और -6 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 19 और 19 ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है कि एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां और सभी पुत्रों के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। तो आपको बताना है कि संपूर्ण परिवार के पुरुष सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करके देखिए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो एक आदमी है तो आदमी को मैंने ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया और फिर उसकी पत्नी, उसको मैंने प्लस सर्कल से दिखा दिया, ये वाइफ है और प्लस का मतलब ये एक कपल है, ठीक है। फिर कहा है कि उनके 4 पुत्र हैं, तो अगर इसके 4 पुत्र बनाएं तो 1 2 3 और 4 पुत्र हो गए और उनकी पत्नियां हैं, मतलब इसकी भी वाइफ है और इसकी भी वाइफ है और इसकी भी वाइफ है और इसकी भी वाइफ है, ठीक है। फिर कहा है कि सभी पुत्रों के परिवार में 3 पुत्र, मतलब पहले वाले के भी 3 लड़के हैं और 1 पुत्री है, मतलब 1 लड़की हो गई। और ऐसे ही इसका भी यही कुछ है कि 3 लड़के 1 लड़की, इसका भी ऐसी कुछ है 3 लड़के 1 लड़की और इसका भी ऐसी कुछ है 3 लड़के और 1 लड़की। मतलब मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, ट्राइंगल से लड़कों को दिखाया है और सर्कल से दिखाया है लड़की को। तो अब देखो, आप यहाँ पर देखो बच्चों को गिनो तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 इसके, तो 12 लड़के हो गए। ऐसे ही 1 2 3 4 पुरुष यहाँ से हो गए और 1 पुरुष स्टार्टिंग में, ये सबको ऐड कर दो, 12 और 4 16 और 1 17, मतलब टोटल कितने मैन होंगे यहाँ पर 17। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जेड को हम कोड कर रहे हैं 52 से, तो जेड का नंबर जो होता है वो 26 होता है और 26 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो वो 52 बन जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक्ट लिखा हुआ है, तो एक्ट का मतलब ये है ए का लेटर का प्लेस 1 होता है, सी 3 होता है, टी 20 होता है। अगर तीनों को मैं प्लस कर दूँ तो ये आ जाएगा 24 और 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 48। तो यहाँ से 48 दिया है। आपसे पूछा है बैट का कोड, तो BAT बैट 2 होगा बी का लेटर प्लेस और ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20। तीनों को प्लस कर लो तो ये बनेगा 23 और 23 की 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 46। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा है कि यदि काले का अर्थ है लाल, तो देखो यहाँ पर ना ये लैंग्वेज समझो कि काले का अर्थ क्या है, लाल, तो वास्तव में वो कलर रेड होगा। ऐसे ही लाल का अर्थ है नीला, तो वास्तव में वो कलर कैसा है, नीला। और नीले का अर्थ है सफ़ेद, तो वास्तव में वो कलर कैसा है, सफ़ेद। और सफ़ेद का अर्थ है पीला, तो वास्तव में वो कलर कैसा है, पीला। तो आपसे पूछा है कि आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश कैसा होता है, नीला। और नीले को हम कोड किससे कर रहे हैं, रेड कलर से। तो इसमें रेड ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा रेड या लाल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसमें कहा है कि मैं उत्तर की दिशा की तरफ हूँ, ठीक है। मतलब जो मेरा फेस है वो किधर है, नॉर्थ की साइड है। और फिर कहा है उसके बाद घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता हूँ, मतलब 90 डिग्री यहाँ से हमने ले लिया क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद और फिर उसी दिशा में 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज।
और अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मतलब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता हूँ। अब मेरा चेहरा किस दिशा की ओर होगा, आपसे ये वाली डायरेक्शन पूछी है। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जितने क्लॉकवाइज वाले हैं उन्हें अलग ऐड कर लो और एंटी क्लॉकवाइज वालों में से माइनस कर दो। तो यहाँ से ये कितने आ जाएंगे 225 डिग्री क्लॉकवाइज के, और ये तो 270 हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज के। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 45 डिग्री बचेगा, और 45 उसका बचेगा जिसके ज़्यादा हों। तो देखो यहाँ पर एंटी क्लॉक के ज़्यादा है ना, तो आप कहो कि एंटी क्लॉकवाइज मुझे घुमाना होगा किसको, 45 डिग्री नॉर्थ से। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है हमारी ऊपर होती है, और ऊपर से अगर मैं इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ तो डायरेक्शन कौन सी निकल के आएगी, ये वाली। और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ये हो गई ऊपर नॉर्थ और इधर वेस्ट, और इनके बीच से जो ये डायरेक्शन निकलती है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें कहा है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण के सम्मुख रखने पर एक जैसे दिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, परिवर्तित नहीं होती। तो आप जानते हो ABCDE FGHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ, यही तो है हमारे पास 26। अब 26 में से ना आपको ऐसे लेटर्स ढूंढने हैं जिसकी मिरर इमेज सेम रहती है। देखो जैसे मान लो A है, तो A के साइड में अगर मैं दर्पण लगाऊं तो यहाँ से A के जैसा ही दिखेगा, इसका मतलब इसकी इमेज चेंज नहीं होने वाली। ऐसे ही फिर उसके बाद में किसकी इमेज चेंज नहीं होगी, H की चेंज नहीं होगी, फिर I की भी नहीं होगी चेंज, ऐसे ही M की चेंज नहीं होगी, O की चेंज नहीं होगी, फिर उसके बाद में T ऐसे ही रहेगा, U V और W इन सब की, और X की और Y की। ये जितने लेटर्स हो गए इनकी किसी की भी इमेज चेंज नहीं होगी। तो इनको सबको काउंट कर लो, कितने हो गए ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जिनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन जो दिया है ये मिसिंग नंबर से दिया है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 5, तो 5 जो है ना दरअसल ऐसे लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा दिया है आपको 10, तो 10 है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद में ब्लैंक छोड़ दो, और फिर 50 को लिखा है इन्होंने 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो बीच में आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, और वो होता है 26। तो 26 जो होगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद में बनेगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 122। तो यही वाले टर्म्स तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लगा देंगे 26। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एनालॉजी या सदृश्यता चैप्टर से लिया हुआ है, और इसका क्या लॉजिक है, देखो जो संबंध इन दोनों में होगा ना वही संबंध आपको अगले दोनों नंबर्स में ढूंढना है। तो यहाँ जो लॉजिक दिया हुआ है वो 216 का इन्होंने क्यूब रूट लिया, और क्यूब रूट लेने के बाद वो 6 आएगा, और 6 की इंटू कर दी 3 से, तो 6 या 18 ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे 125 का पहले क्यूब रूट लेंगे, तो वो हो जाएगा 5, और 5 की 3 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा ये 15, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है 6 लड़के हैं ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। और देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 लड़कों को बैठा लो और उन सब के मुंह केंद्र की तरफ हैं, तो उनको बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम सबसे पहले बैठा लेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कर रहे होते हैं और एक सर्कल में बैठे होते हैं तब उनको हम पहले ही बैठा लेते हैं, और अगर एक पंक्ति में बैठे होंगे तो उनको हम एक एक करके बैठाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है कि डी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जो ए है ना उसको मैं किसी भी स्थान पर बैठा सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ भी बैठ सकता है वो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब जो पहला व्यक्ति है ना वो मेरी मर्जी से बैठेगा। तो मैंने सपोज उसको यहाँ बैठा दिया, और फिर कहा है कि डी जो है इसके बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान, फिर ये दूसरा स्थान, फिर ये तीसरा स्थान, मतलब यहाँ पर डी बैठेगा। और फिर उसके बाद में कहा है कि ई और सी डी के बगल में है।
अगर डी के बगल में है तो ई देखो यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है और इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब सी यहाँ आ जाए और ई यहाँ आ जाए, वो हमें पता चलेगा इससे आगे। अब देखो इसमें कहा है कि एफ जो है वो ई के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर मैं ई को यहाँ पर मानता हूँ कि ई यहाँ बैठा है तो इसके ठीक बायां पक्ष कौन सा होगा, ये, और यहाँ पर डी ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है तो एफ नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ई तो यहाँ नहीं आएगा और ई यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं आएगा, और ई का प्लेस अगर फिक्स हो गया तो इसके ठीक बाएं यहाँ पर कौन बैठा है, एफ। और फिर कहा है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि यहाँ सी बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है, यहाँ ई, यहाँ पर एफ और यहाँ ए, तो एक ही प्लेस तो खाली बचा, तो ये किसका प्लेस होगा, बी का, तो बी को बैठा दो। अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो एफ यहाँ पर है, इसका लेफ्ट इधर साइड में होगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पर सी बैठा है, इसका मतलब सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें एक कथन दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत में माता पिता को एक ही बच्चा करने के लिए बाध्य करना चाहिए। मतलब आप ये कहो कि भाई गवर्नमेंट ये रूल निकाल दे कि सबको सिर्फ एक ही बच्चा करना है। इसमें तर्क क्या है, देखो तर्क में दो तरीके के लोग अपना मत देंगे, कुछ कहेंगे हाँ ये सही बात है और कुछ कहेंगे नहीं ये गलत बात है। तो उनके हाँ या ना से हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि उन्होंने जो तर्क दिया है वो सही है क्या। तो देखो यहाँ पहला तर्क दिया है कि हाँ भाई ये बात सही है, क्योंकि यह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखो जब यहाँ एक वर्ड बोल दिया ना एकमात्र, तो आप ये ध्यान रखना जब भी आपको तर्क दिया हो और आपके पास एक ही रास्ता दिया जाए कि मतलब नहीं इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो वो हमेशा गलत होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, कई सारे ऑप्शन हमारे पास होंगे, जनसंख्या को रोकने का कोई और दूसरा मेथड भी तो हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं एकमात्र साधन, इसलिए गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरे को देखो, इसमें कहा है नहीं, इस प्रकार का दबाव तकनीक दुनिया के किसी अन्य देश के द्वारा अपनाई नहीं जा रही। अन्य देश के द्वारा, भाई देखो हम किसी और से कंपेयर क्यों करें खुद को, हम जो रूल बनाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमें किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी वीक होगा कि भाई हम किसी को नकल क्यों करें। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि ना तो पहला प्रबल है और ना ही दूसरा प्रबल है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। तो देखो इसमें आपको ना सिर्फ ये करना होता है, जो दो पैटर्न चलते हैं ना इनका सेम चलता है, इनका इसका आगे सेम चलेगा। तो आप यहाँ पर देखो कि इन दोनों में चेंज क्या हो रहा है। तो इन दोनों में चेंज आपको पता चल रहा है कि डी पहले यहाँ पर था और अब शिफ्ट होकर ऊपर चला गया यहाँ पर अगले स्टेप में। तो इसमें आपको क्या करना है, बी यहाँ पर है तो शिफ्ट होकर ऊपर चले जाएगा। तो क्या यहाँ पर बी है, नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर बी है, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा।